कोयला चोरी की सीबीआई जांच। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। न्यूज 11 के संचालक अरूप चटर्जी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई मामले की जांच के लिए, क्योंकि सामने थे राज्य के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी। वो पुलिस पदाधिकारी जिनको हुक्मरान माना जाता है, वो पुलिस पदाधिकारी जिनके इशारों पर कभी अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया, मानसिक यातना मिली उनको। लेकिन ये यातना दी क्यों गई? ये यातना कोयला चोरी के खिलाफ बिगुल फूंकने पर दी गई, कोयला चोरी के खिलाफ लगातार खबरें प्रसारित करने के लिए दी गई, कोयला चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए दी गई। लेकिन अरूप चटर्जी ने हार नहीं मानी, हाईकोर्ट के न्यायालय के दरवाजे को खटखटाया और आज न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं एक बार क्या कुछ हुआ है। कोयला चोरी मामले की सीबीआई करेगी जांच। धनबाद के कोयला चोरी मामला, कोयला चोरी में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच करेगी सीबीआई। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ होगी जांच। वर्तमान में दुमका डीआईजी के पद पर नियुक्त है संजीव। डीएसपी अमर पांडे और डीएसपी निशा मुर्मू के खिलाफ भी जांच। इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद, इंस्पेक्टर रणधीर सिंह भी सीबीआई जांच के दायरे में। आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह भी बनाए गए हैं आरोपी। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच। अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा था गोरख धंधा, हाईकोर्ट ने कह दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक्स पर पोस्ट। अधिकारियों सावधान, अब गलत कार्य आपको जेल भेज सकता है, निशिकांत दुबे। न्यूज 11 चैनल के अरूप चटर्जी की रीट पर हाईकोर्ट का आदेश। निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया, अरूप चटर्जी को जेल में बंद कर मारने की गई थी साजिश। झारखंड सरकार ने जेल में बंद कर मारने की साजिश की थी। धनबाद में कोयला चोरी मामले की सीबीआई करेगी जांच। कोर्ट में, जिसमें ये एलिगेशन लगाया था कि धनबाद में लार्ज स्केल इलीगल माइनिंग हुआ जाता है। हमारे बहुत सारे स्टेट के हाई ऑफिसर्स उसमें इंगेज थे। उसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने एक एफआईआर रजिस्टर करवाया था, बट हमारा ऑनलाइन एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया गया था। उसी के लिए हम लोग हाईकोर्ट में मूव किए थे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दी ऑनलाइन एफआईआर। इसमें स्टेट की तरफ से एक ये फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ये पिटिशन मेंटेनेबल पिटिशनर है, उनका कुछ का क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, इसीलिए ये पिटिशनर मेंटेनेबल नहीं। और बोला गया था कि उनका कोई लोकस नहीं बनता है इस केस में। बट हमने फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखाए और आर्ग्यूमेंट हुआ था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी लॉयर्स अपेयर किए गए थे। हुआ जब कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। बट आज जब ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया है, उसमें कोर्ट ने सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भेजा है और बोला गया है कि अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ आएगा एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा। इसके दौरान कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन किया कि जब ऑर्डर रिजर्व हो गया था 24/8 को, उसके बाद स्टेट की तरफ से एक और आई फाइल होता है 26/8 को, जिसमें बोला गया है कि हम एक और काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि इस टाइप का प्रैक्टिस। सीबीआई की जांच होगी, यह तय है कि सीबीआई अब जांच करेगी मामले की। कई बड़े अधिकारी इसके जद में आएंगे। तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार का नाम है, जो वर्तमान में दुमका डीआईजी के पद पर पदस्थ हैं। अमर पांडे, डीएसपी अमर पांडे, डीएसपी निशा मुर्मू। धनबाद दोनों डीएसपी को जानता है, पूरे धनबाद की जनता जानती है। फिलहाल अमर पांडे रांची राजधानी में हेडक्वार्टर 1 में पोस्टेड हैं। मामले कई हैं, लेकिन मामलों के लिए आवाज उठाने वाले कम लोग होते हैं। दरअसल कोयला चोरी का यह मामला कोई नया नहीं है। हुक्मरानों को और सरकारों को इसकी पूरी जानकारी होती है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि साल में 35 से 40 लाख टन कोयला चोरी होता है और आईवास के लिए जब उसकी जब्ती होती है, कोयले की छापेमारियां होती हैं, तो आप आंकड़े देखेंगे कि 1000 छापामारियां हुई, 1500 छापामारियां हुई, लेकिन कोयला बरामद होता है 10,000 टन से भी कम। बाकी का कोयला कहां जाता है?
आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए रिपोर्ट, खुद फैसला कीजिए। 2020, 2021, 2022 के आंकड़े दे रहे हैं कि 2023 तक धनबाद जिले के दूसरे जिलों में कोयला चोरी का क्या आलम रहा है, एक बार खुद से देखिए। 2023 तक के कोयला चोरी के आंकड़े भयावह। झारखंड में धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और लातेहार में जमकर कोयला चोरी। अवैध कोयला को खपाया जाता है स्थानीय प्लांट में। जीटी रोड के रास्ते बनारस, पश्चिम बंगाल और बिहार में खपाने के मामले। बंद पड़ी खदानों, अवैध उत्खनन और फॉरेस्ट लैंड से की जाती है चोरी। झारखंड से प्रतिदिन 500 से ज्यादा अवैध कोयला लदी गाड़ियां निकलती हैं। एक ट्रक में करीब 20 टन कोयला लोड किया जाता है। ग्रेडिंग के अनुसार 6000 से लेकर करीब 11,000 रुपए प्रति टन कोयले की कीमत। प्रति गाड़ी की कीमत करीब 1,20,000 से लेकर 2,40,000। 500 गाड़ियों की कीमत करीब 6 करोड़ से लेकर 12 करोड़ तक। वर्ष 2020 में 832 छापेमारी दर्ज किए गए। 716 केस में 1255 गिरफ्तारियां। अवैध 17,667 टन कोयला बरामद किया गया। वर्ष 2021 में 1,168 बार हुई छापेमारी। 697 केस दर्ज किए गए, जिनमें 870 गिरफ्तारियां हुई। 4,623 टन अवैध कोयला बरामद किया गया। वर्ष 2022 में 1,021 बार की गई छापेमारी। पुलिस ने दर्ज किए 823 केस, 862 गिरफ्तारियां। अवैध कोयले की बड़ी खेप 7,502 टन बरामद। आंकड़े हैं गवाह, प्रति वर्ष 35 से 40 लाख टन कोयला चोरी। बरामदगी 10,000 टन से भी कम। छापेमारी से आई वॉश का खेल। अभी भी धनबाद में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से जारी। हार्ड कोक भट्टों में खपाया जा रहा है अवैध कोयला। खाकी के नाक के नीचे इस काले खेल को कौन दे रहा अंजाम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो हर दिन झारखंड से 7 करोड़ की कोयले चोरी किए जाते हैं। 7 करोड़ का यह कोयला जब चोरी होता है तो इसके बंदरबांट में किसका किसका हिस्सा होता है, अब यह सीबीआई खंगालेगी। यह सीबीआई को देखना है कि आखिर ये जो चोरी का लगातार खेल चल रहा है, इसके बंदरबांट में कौन कौन शामिल है, कौन कौन वो खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से अवैध साइडिंग करवाते हैं, जो पर्दे के पीछे से फॉरेस्ट के लैंड के में उत्खनन करवाते हैं, बंद पड़ी खदानों को खोलते हैं, कोयला निकलवाते हैं और कोयला बेचते हैं बाहर। हिस्सा बंधा हुआ है, तस्कर फिक्स है और हर जगह पे, हर जिले में आपको अलग अलग तस्कर मिलेंगे। ये अलग अलग तस्कर जिस दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए, सीबीआई के हत्थे चढ़ गए, पूरे का पूरा खेल खुलासा हो जाएगा। रुक करते हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, इस मामले को आज झारखंड हाई कोर्ट ने कोयला चोरी के मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शुरुआत से चलते हैं आयुष। सबसे पहले ऑनलाइन एफआईआर किया गया था इस मामले में। वही आरोपी जो कि हाईकोर्ट में जिनको आरोपी बताया गया, वही एफआईआर की कॉपी ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराई गई। क्या पुलिस ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की थी, और अगर नहीं की थी तो क्या कोई कारण बताया था दर्ज नहीं करने का? क्या अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार आम जनता को नहीं? अभिषेक, आपने शुरुआत से बात कही है, तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये लड़ाई लगभग 1000 दिनों से अधिक की रही है। मैं आपको बता दूं, वो तारीख थी 19 जुलाई 2022 की, जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार आरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। इसके पूर्व हम आपको बता दें कि जून और जुलाई के महीने में जो कोयला चोरी के बृहद मात्रा पे कोयला चोरी के खबरों को कहीं ना कहीं लगातार चैनल में चला रहे थे, और उसी को कहीं ना कहीं लेकर जो है कह सकते हैं कि बदले की भावना से, या फिर कह सकते हैं कानून का सहारा लेकर कहीं ना कहीं जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार आरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। और लगभग ये 22 जुलाई 2022 की तारीख थी, जब वहां झारखंड हाईकोर्ट के यही जस्टिस थे, जस्टिस एसके द्विवेदी, जिन्होंने जमानत प्रदान कर दी थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उन्हें फंसाने के लिए लगातार प्रोडक्शन वारंट जारी किया।
उन पर कई फर्जी केस दर्ज किए और लगातार ये होता रहा। 5 से 6 महीने तक लगभग कह सकते हैं 10 से 12 केसेस रहे, जिनको कहीं ना कहीं पुलिस लगातार प्रोडक्शन वारंट के जरिए जेल में रखने का प्रयास करती रही और इधर खेल चलता रहा। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि यह लंबी लड़ाई रही और कहीं ना कहीं जब हमने देखा कि हमारी पुलिस जो है कह सकते हैं कि कानून का हाथ सहारा ले रही है, कानून को हथकंडा बना रही है, तो हमने भी कानून का सहारा लिया और हमने कहीं ना कहीं प्राथमिकी ऑनलाइन जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है वो सनद दिया। लेकिन ये एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और इसी एफआईआर दर्ज कराने को लेकर हम झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे। झारखंड हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान पहले जो है हमारे जो कह सकते हैं कि जो प्रार्थी हैं या कहे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार आरूप चटर्जी हैं, उन पर ही सवाल उठा दिया जाता है। कहा जाता है कि ये याचिका जो है रिट क्रिमिनल पिटीशन, माफ कीजिएगा, ये जो पिटीशन है रिट पिटीशन जो है ये सुनने योग्य ही नहीं है। ये फिर दूसरा हलफनामा ये दिया जाता है कि हम इस मामले की जांच सीआईडी से करवा रहे हैं, इस पे हम रिपोर्ट तलब करेंगे। ये तमाम दलीलों के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ी बात आपको बता दूं कि इस केस में लड़ने के लिए, यानी कि आपको बता दें कि कपिल सिब्बल को लाया जाता है। मान लीजिए कि बड़े बड़े केसेस होते हैं, कपिल सिब्बल के मतलब एक बार की फीस मैं बता दूं, एक जो वरिष्ठ अधिवक्ता है 25 लाख रुपए एक हियरिंग के लेते हैं, उन्हें इस केस में लाया जाता है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से ये जो पैसे जो दिए गए होंगे ये किसके द्वारा दिए गए हैं, सरकार के द्वारा दिए गए हैं, पुलिस को बचाने के लिए दिए गए हैं। और बचाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो ये तमाम चीजों की जांच सीबीआई करेगी। देखिए आज का आयुष आप बने रहिएगा हमारे साथ। फोन लाइन पर अमर बावरी साहब नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। बावरी साहब, आज कहते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। आरूप चटर्जी 19 जुलाई 2022 को इनको जेल भेजा गया। वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, 25 सालों से ज्यादा की पत्रकारिता की है और जब अपने स्क्रीन पर इन्होंने दिखाना शुरू किया धनबाद का काला खेल, धनबाद का काला सच, तो खाकी ने इनकी जुबान बंद करने के तमाम प्रयास किए। बावरी साहब, देखिए, धनबाद के गंभीर मसले पर आज जो कोर्ट का फैसला है, जो जांच आज सीबीआई को गई है, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला है और जिस तरह से को उठाया था और मामले को नहीं दबने दिया, ये भी अपने आप में आज उनकी जीत, निश्चित तौर पर जीत है। अमर बावरी साहब, सत्ता में आज सरकार है लेकिन कपिल सिब्बल को बुलाया जाता है केस पे लड़ने के लिए, एक हियरिंग की जिनकी फीस है 25 लाख रुपए और जो आरोपी बनाए गए उनमें पुलिस पदाधिकारी हैं, एक आर्किटेक्ट है विनोद सिंह। इतना भारी फीस कैसे भरते हैं ये लोग साहब? अब वो तो आपने ही बता दिया कैसे है। अब सब झारखंड को झारखंड को छुपाने के लिए लूट के पैसे उनको देते हैं। एक तरह से देखें तो करने वाला और बचाने वाला दोनों ही लूट का और पाप का भागीदार, और दोनों ही मिल करके झारखंड के गरीब का संसाधनों का दोहन और शोषण कर रहा है। दोहन और शोषण कर रहे हैं दोनों ही मिलकर। तत्कालीन धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार पर आरोप लगे हैं, जो वर्तमान में दुमका डीआईजी के पद पर पदस्थापित है। कई अधिकारी, झारखंड में आदिवासियों की हितैषी की बात होती है, हर राजनीतिक दल आदिवासी हितैषी होने का दावा करता है। मैं ऐसे कई आदिवासी अधिकारियों को जानता हूं जिनकी पोस्टिंग पिछले 5 वर्षों से सेंटिंग में है, लेकिन संजीव कुमार साहब को पहली डीआईजी की पोस्टिंग मिलते के साथ धनबाद से उठाकर दुमका भेजा जाता है। एक अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है। संरक्षण या वास्तव में ये उनकी कैपेबिलिटी है सर? देखिए, सारे विषयों पर जो आज कोर्ट ने फैसला दिया है वो तो जांच में सारी चीजें सामने आएगी, लेकिन जरूरत है कि सरकार ने अपने तुष्टीकरण और वो वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए सरकारी तंत्र का इतना बिगड़ा इस्तेमाल और ऐसा उपयोग क्या है, जब लगता नहीं है कि सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी, कुछ पदाधिकारी वो प्रशासनिक सेवा भारत या झारखंड के अधिकारी है, वैसा लगता है झारखंड मोर्चा के अधिकारी।
बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको ध्यान देने वाली योग्य बात है, ध्यान देने की बात है। एक बार फिर न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं ये निर्णय दिया है। सीबीआई जांच की बात आ रही है, लेकिन सर ईडी और सीबीआई की जांच को तो राज्य सरकार तरजीह ही नहीं देती। माना जाता है कि केंद्र सरकार के इशारे पे जांच होती है। एक एलिगेशन है और ये सिरे से खारिज करने योग्य है, क्योंकि केंद्रीय संस्थाएं इन सब मामलों को देखते ही बनी है और केंद्रीय संस्थाओं को अंकुश लगाने के ऑटोनोमस रूप से उसको गठन भी किया गया संविधान की ताकत से। इसलिए अगर जबकि संस्थाएं ना रहे तो कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था में बहुत बार क्या होता है, कोई निरंकुशता अपनाने लगे और कोई संस्था उसको कंट्रोल में ना लाए तो अराजकता। इसलिए मैं मानता हूँ कि अभी जांच का रिजल्ट आने दीजिए, दूध पानी का पानी हो जाएगा और सारे ऐसे दोषी और किसी से छिपा नहीं हुए कि धनबाद में कोयला कर काला किसी से छिपा हुआ नहीं है जी। बहुत धन्यवाद। सारे लोग मिलकर हमेशा छिपाते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी साहब फोन लाइन पर थे। वो कह रहे हैं कि धनबाद का काला सच किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आगे बढ़कर कोई आवाज नहीं उठाता। अब सीबीआई की जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन लोग मामले में आरोपी हैं, जो आरोपी है उनके साथ और सिंडिकेट में कौन लोग थे, कोयले चोरी का ये जो पूरा रैकेट चल रहा था, अगर चल रहा था तो इसमें कितने लोग शामिल थे, किस तरीके से अंजाम दिया जाता था। अब ये पूरा मामला सीबीआई जांच की जद में है। सीबीआई अपनी इंक्वायरी करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। एक बार रुक फिर आयुष का करते हैं। आयुष, आपसे जो बातें थी आपने बताई सारी बातें, किस तरीके से सफर चला और किस तरीके से आज इस मुकाम तक ये वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी साहब पहुंचे हैं। न्यायपालिका ने आज, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। देखिए, अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस जिस समय आदेश सुनाया जा रहा था मैं उस अदालत में मौजूद था और उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अदालत ने कहा है कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी की, उस पूरे मामले की प्राथमिक जांच सीबीआई करे, यानी कि जो तत्कालीन एसएसपी और मौजूदा दुमका डीआईजी जो हैं संजीव कुमार, और साथ ही साथ जो कई डीएसपीज हैं, 3 से 4 डीएसपी हैं, वो उन डीएसपीज के टेन्योर में जो डीएसपी हैं वो उन डीएसपी के जो कार्यकाल की जांच होगी और वो जांच के दौरान आपको ये भी बताते चले कि उन्हें ये कोर्ट ने ये कहा है कि आप ये पहले ये जांच कर ले और उसके बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज करें। हालांकि सीबीआई को ये रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपनी होगी, ये बताना होगा कि इनकी संतलिप्तता किस प्रकार से थी और इस दौरान क्या क्या हुआ था। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि प्रतिदिन करोड़ों का जो कोयला चोरी का जो कहीं न खेल चल रहा था और सीसीटीवी फुटेज या कह सकते हैं जो भी हाईवेज में जो भी गाड़ियां चली हैं और जो भी चालान वलान वगैरह जो भी है वो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। उसके आधार पर कहीं ना कहीं सीबीआई एक रिपोर्ट बनाएगी, उस रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपेगी और फिर उसके आधार पर उन अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तो ये आदेश कोर्ट का आया है। और सबसे पहले ये भी आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने हमारी याचिका, आपको बता दें कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं अरूप चटर्जी, उनकी याचिका पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि याचिका सुनने योग्य नहीं है। तो अदालत ने यह कहा है कि याचिका सुनने योग्य है, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं न सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी आए हैं। सवाल यहीं पे आ जाता है, वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने जो रिट पिटीशन दायर किया था उसमें 1,20,000 करोड़ की कोयला चोरी का दावा किया गया है। तमाम तथ्य दिए गए हैं, साक्ष्य दिए गए हैं, बावजूद इसके सरकार कहती है कि सुनने योग्य नहीं है। ये किसकी, ये राजस्व का नुकसान किसका है? जी देखिए, मैं सीधे तौर पे कहना चाहूंगा कि चुनाव नजदीक है और उस चुनाव में आपको भी पता है कि एक बड़ा कहीं ना कहीं जो खर्च है उस खर्च को पूरा करने के लिए अवैध पैसे की ही जरूरत पड़ती है। और मौजूदा सरकार अगर जेब अवैध पैसे को अगर नहीं सीधे तौर पे अगर भरती है तो फिर इसकी भरपाई कहां से होगी। तो हम इसको ना देखते हुए हम सीधे तौर पे ये कहेंगे कि जो
इस तरह का आरोप कहीं ना कहीं हम लोगों ने दिया है तथ्यों के साथ, तो इसकी जांच सीबीआई करेगी। और आयुष बने रहिएगा। धनबाद से बंटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंटी, धनबाद के कोयला चोरी 2023 तक की कोयला चोरी का मामला तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार जब वहां पर थे, उस वक्त कोयला चोरी के आरोप लगाए, रिट पिटीशन दायर किया अरूप चटर्जी साहब ने। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने 1,20,000 करोड़ की कोयला चोरी का दावा किया गया, तथ्य दिए गए, साक्ष्य दिए गए, और आज हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है सीबीआई जांच की। क्या लगता है कितने सफेद पोशों की सफेद परत उतर जाएगी? आज मैं बता दूं कि ये धनबाद में कोयला चोरी का जो टर्म था, तकरीबन 2.5 वर्ष का जो टर्म था तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार के समय, उसमें काफ़ी जैसे सफ़ेद पोस्ट लोग भी उसमें शामिल थे। और ये जो आंकड़ा दिया गया है कहीं कम है, उससे भी ज़्यादा की कोयले की चोरी हुई है। लोग कहते हैं आगे कि जैसे बीसीसीएल से ज़्यादा, जो जिस तरह बीसीसीएल कोयले की रेजिंग करता था, उससे ज़्यादा अवैध कारोबारी कोयले की रेजिंग कर चुके हैं उस दौरान। और जो आज हाईकोर्ट का फैसला हुआ, काफ़ी कहें तो काफ़ी सराहनीय फैसला है। और इस पर एकदम पूरी तरह से जाँच होना चाहिए कि किस तरह उनके कार्यकाल के समय में जो कोयले का अवैध कारोबार हुआ है, और इस कारोबार के खिलाफ जब हमारे चैनल ने प्राथमिकता से खबर दिखाई तो हमारे जो वरीय जो हमारे अरूप चटर्जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उसके साथ ही कुछ और भी रिपोर्टर थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। और आज के जो फैसला जो आया है वो काफ़ी सराहनीय फैसला है। और ये मांग भी की जा रही है लोगों के द्वारा कि बंटी, हकीकत क्या है धनबाद की? एक बार दर्शकों को वो भी बताइए कि धनबाद की हकीकत क्या है। ये तो रिट पिटीशन है, शिकायत है, लेकिन आप एक पत्रकार होने के नाते धनबाद की असलियत जानते हैं। किस तरीके से हार्डकोक भट्टे में कोयला खपाया जाता है, अवैध कोयला बनारस की, उत्तर प्रदेश की मंडियों में भेजा जाता है, किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड से उत्खनन किया जाता है, बंद पड़ी खदानों से कोयले की चोरी की जाती है। जी देखिए, मैं बता दूं कि धनबाद कोयला चोरी के लिए कोई नया बात नहीं है। और आज भी कोयला का जो चोरी है, कोयले का चोरी आज भी थमा नहीं है। और इसके लेकर आज भी कई जो संगठन है इसमें, कोयला चोरी के संगठन वो काम कर रहे हैं, व्यापक कर रहे हैं। इसमें निरसा हो गया, बागमारा ले सकते हैं, कतरास में जी तौर से चोरी चल रही है। और सैकड़ों मजदूर जो आज भी कोयले की कटाई में लगे हैं, और इसका सीधा फायदा जो है, जो सफ़ेद पोश है कुछ, और जो पुराने कारोबारी है कोयला कारोबार, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी संरक्षण पुलिस को उतना नहीं है, आज भी पुलिस का संरक्षण है। और आज भी कोयले का कारोबार जो है धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि शिकायतें होती है, छापेमारी भी होती है, लेकिन कोयला का कारोबार कभी बंद होने का नाम नहीं लेता। जी बिल्कुल बंटी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। आयुष का बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी साहब प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है और बधाई भी है। आप सब लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और मजबूती आवे। और साथ ही मैं आज एक प्रकार से कल 2 अक्टूबर को परिवर्तन यात्रा का समारोह कल हजारीबाग में हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शामिल रहे। यात्रा 20 तारीख से प्रारंभ हुआ था, जिस दिन देश के गृह मंत्री थे। और बाद की इस यात्रा के प्रारंभ में देश के रक्षा मंत्री, फिर देश के स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी इस प्रकार के देश के सभी प्रमुख नेताओं ने उस यात्रा में शिरकत किया। और फिर प्रदेश के भी जो प्रभारी हैं, कृषि मंत्री भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, ये सब लोगों ने प्रमुखता से, और कई राज्यों के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान राज्यों के मुख्यमंत्रीगण ने भी इस यात्रा को एक ताकत दी, मजबूती दी। मैं उन सबको भी, और खास करके आप सब लोगों ने भी काफ़ी स्थान दिया अपने अपने चैनलों में, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोगों ने उस समय एक नारा तो आप सब लोगों ने काफ़ी प्रमुखता से दिखाया भी, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे।
ये नारा काफी चला और आगे भी ये नारा रहेगा। लेकिन उसके साथ जो दूसरा एक नारा था वो थोड़ा सा लगता है कि आप लोगों से भी ओझल रहा, बहुत अधिक ये नहीं रहा। तो नारा था हेमंत सोरेन जवाब दो और 5 साल का हिसाब दो। चूंकि अब 5 साल पूरा हो रहा है, चुनाव के मैदान में हम सब लोग जाएंगे और 5 साल के हिसाब की जब मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से मैं उन बातों को यहां याद कराना चाहूंगा। ऐसे तो कई मुद्दों पर हमने राज्य सरकार को पत्र लिखते रहा हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पत्र है और घटनाक्रम है, उसलिए उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो आप सब लोगों के संज्ञान में है पत्थर चोरी का मामला। उस साहेबगंज में इलीगल तरीके से पत्थर का उत्खनन होते रहा, इलीगल ढुलाई भी होते रहा, इलीगल घाटों से भी ढुलाई होते रहा। समय छोड़ करके कुछ समय पर भी, अर्थात रात में जहां ट्रांसपोर्टिंग करना अलाउ नहीं था पानी की जहाज से, वहां रात में भी चलता था। और हमारे पास जो सूचना थी कि कभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और इसको लेकर के मैंने राज्य सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने उस पत्र का संज्ञान तो लिया ही नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तक हमें नहीं दिया। और पत्र लिखने के बाद 1-1.25 साल के बाद घटना यानी दुर्घटना हो गई। पूरे मामला आप सब लोगों के संज्ञान में है। उसके बाद फिर जांच हुआ तो पता चला कि हजारों करोड़ की घोटाला उस साहेबगंज में पत्थर खदानों पर हुई इलीगल। अभी भी जांच चल रहा है, कई लोगों के ऊपर केस है। दूसरा आप सब लोगों के संज्ञान में है, आज आ गया होगा, कोयला को लेकर के जो धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा था, यानी पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। इसको कह सकते हैं बेहताशा कोयला की चोरी। और कोयला की चोरी मैं कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में हुआ, और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमचोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कर सकते हैं, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। आप सबको ध्यान में है कि उस समय कई एक बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ धनबाद में, हम खुद भी गए थे और मैंने वहां भी कहा था लोगों से, और संभवतः इस हॉल में भी कई एक बार मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस को भी संबोधित किया है, और राज्य के मुख्यमंत्री को बजाता मैंने पत्र भी लिखा था। एक एसपी हुआ करते थे पलामू में, और पलामू में जब वो एसपी हुआ करते थे वहां एक बड़ा ऐसा घटना जो हृदय विदारक दर्दनाक घटना, एक बिहार के परिवार थे जो छत्तीसगढ़ में उनका बेटे रहते हैं, और वहां से लौट रहे थे और गाड़ी सहित उसको अपहरण कर लिया गया, वो बुजुर्ग भी और ड्राइवर भी। और उसके बाद उनके बेटा को टेलीफोन किया गया कि भाई आप पैसा दीजिए, नहीं तो आपके पिताजी को हम लोग मार देंगे। फिर वो बेचारा दौड़े दौड़े आए, पलामू के एसपी से संपर्क किए, एसपी ने आश्वासन भी दिया, और फिर किसी प्रकार से जो अपराधियों ने पैसा मांगा था तो उसकी भी उन्होंने जुगाड़ किया, और एसपी को कहा कि भाई चलिए, और फिर 2-2 गाड़ी पुलिस भी गई साथ में, और इन लोगों का भी एक गाड़ी था। उन्होंने आंखों देखा घटना बताई, जब जिस स्थान पर अपराधी को पैसा हस्तांतरण करना था
पैसे तो हस्तांतरण हो गया, वो व्यक्ति बोलते रहा कि भाई मेरा पिताजी को भी नहीं तो अपराधियों को पकड़िए, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा गया। अब ये सुन करके कोई भी व्यक्ति मतलब इस घटने को सुन करके, और इसके बाद उनके पिताजी आज तक नहीं मिले, बाद में शायद उसका कहीं हड्डी उड्डी मिला, तो आप सोच सकते हो। और वैसा एसपी को जो कलामों में इससे और निकामी का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, और उसको धनबाद में पदस्थापित करते हैं। और हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा था उस समय मुख्यमंत्री को कि भाई इस प्रकार के अगर पुलिस अफसर जिला में पदस्थापित होंगे तो कभी भी अपराध नहीं रुकेगा, उनको बल्कि हटाया नहीं। जब उनके बैच की कई लोगों का प्रमोशन हुआ तो उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा तो वहां से दूसरा जगह जाना पड़ेगा, एसपी पोस्ट उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वहीं पर रहा। उसके बाद भी मैंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई क्या हो रहा है राज्य में, और हेमंत सोरेन कर क्या रहे हैं इस प्रदेश में। और फिर काफी दिनों तक फिर एसपी बने रहे, बाद में उनको डीआईजी बना करके आप शायद दुमका या कहीं पर पदस्थापित किया। मैंने इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं कि आज आप सब लोगों ने देखा रांची के हाईकोर्ट में उस पर एक केस था कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां कोयला की चोरी सरकार पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, मैं हाईकोर्ट को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब लोग आवाज उठाते रहे, राज्य सरकार ने तो कभी भी उसकी जांच की, कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि ऐसे अपराधी में जो शामिल अफसरों को बिठा करके रखा। राज्य हाईकोर्ट ने उसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की, जानकारी मिल रही है, तो इससे बड़ी प्रसन्नता है, हाईकोर्ट को मैं बधाई दूंगा। और मैं ये समझता हूं कि भाई इसकी जो सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से कहता हूं, अगर अपने आप को कहते हैं कि भाई हम पाक साफ है, हम कहीं भी शामिल नहीं है, तो इस प्रकार के जितने भी अफसर वहां पदस्थापित रहे और कोयला की वहां चोरी होती रही, आज तो सीबीआई ने जांच के आदेश दे दिया, सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चलेगा। लेकिन आज भी उनको कार्रवाई कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना चाहिए। और नहीं तो यही माना जाएगा कि इस कोयला की लूट में, इस चोरी में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। और जब मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता है चोरी में, तो उसको बड़ी चोट आता है। पिछले दिन आप सबने देखा कि रांची के आधा दर्जन के थाना में मेरे विरोध में एफआईआर कर दिया। आप सबने देखा, आज मैंने अखबार में, किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि जमशेदपुर के कोई मानगो थाना में भी शायद हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया। कोई बात नहीं, हेमंत सोरेन की तो आदत ही यही है। पहले भी आप सब लोगों ने देखा, जो सरकार के विरोध में, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो लोग सरकार के विरोध में लिखता है, सरकार के विरोध में दिखाता है, सरकार के विरोध में बोलता है, वैसे लोगों के ऊपर केस भी करते हैं, जेल में भी डालते हैं। ऐसे कई एक लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब लोग समझदार लोग हैं, सब समझते हैं। तो सरकार किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि सरकार के विरोध में कोई भी आवाज हो, उस आवाज को दबाया जाए। सरकार के विरोध में लिखने वाले, बोलने वाले व्यक्ति को कमजोर किया जाए, उनको डराया जाए। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि भाई अब समय आ गया है, आप तो जवाब देना होगा हेमंत सोरेन जी को, और 5 साल का हिसाब देना होगा। जितना आपने लूटा है उसको पाई पाई करके उसको वसूला जाएगा।
भला इसमें है। अब इस प्रकार की जितनी भी गड़बड़ी हुई है, जितने भी ये सारे पत्र को मैंने लिखा है, अगर आप उस पर जांच करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज भी राज्य की जनता को लगेगा कि हाँ वास्तव में ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ही है कि अभी तो जो पत्र मैंने लिखा था उसमें से ये 2 पत्र पर तो समझिए जांच होगा ही। मेरे पत्र के कारण जांच नहीं हो रही है, जांच और के कारण हो रही है, लेकिन हमने सरकार को पहले ही सचेत कर दिया था कि भाई ये गड़बड़ी हो रही है, आप इस गड़बड़ी से अपने आप को भी बचो और राज्य को भी बचाइए। लेकिन अगर आप राज्य को नहीं बचाएंगे तो अपने आप को भी उस आग में जल जाइएगा, आपको कोई फिर बचा नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल खड़े हो रहे हैं। समाज का एक तबका ये कहता है कि जो मामले सीबीआई के पास जाते हैं वो इतने लंबे खींचते हैं कि जो फलाफल होना चाहिए वो होता नहीं। 1-2 अपवाद है कि सफलता सीबीआई को मिली। तो आपको कैसे यकीन हो रहा है कि ये मामला जब गया संजीव कुमार का तो जब ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? मुझे यकीन है जल्दी ही होगा। अब जितना भी समय लगे, फिर जांच में जो समय लगता है वो तो लगेगा ही। ये तो अगली सरकार के बाद जाएगा रिजल्ट। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को अभी है अपने से ही कर लेता है जांच, तो समझ में आता है। दूसरी बात है कि आप तो संजीव कुमार जी का पलामू से जब से ये मामला किडनैपिंग वाला में पैसा देने का तब से आप लिख रहे हैं। टुल्लू जी भी काफी अग्रेसिव रहे, लेकिन वो अभी एक जदयू के नेता के खिलाफ तो बहुत अग्रेसिव है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी उनको टुल्लू जी को ऐसा कहने की आजादी देती है या फिर उनको चुप नहीं करा पा रही है पार्टी? वो हमारा पार्टी का मामला है, उसे बात कर लेंगे। ये जो आपके गठबंधन के साथी जदयू, जहाँ आपने कहा जदयू के साथ अलायंस और टुल्लू महतो आपके, अरे मैंने कहा कि मैं हमारा अपना गठबंधन या परिवार का मामला है, कहीं भी कुछ इस प्रकार की बातें होती है, बात करके मामला को उसको निपटा देते हैं। एक आखिरी सवाल है, जेएमएम कह रही है कि प्रधानमंत्री जी को बाबूलाल जी हजारीबाग लेकर आए, पेपर लीक के बारे में बोलवा दिए। बोले वहीं कल लीक हुआ, वहाँ से गिरफ्तारी हुई, आज तक जेल में हुआ, एक बार भी प्रधानमंत्री संबोधन में नहीं कहे कि हाँ लग रहा है। अरे भाई उसको तो जांच हो रही है, उसमें तो आप देखे होंगे सीबीआई लगे हुए उसमें से सब, उसमें क्या बोलेंगे? ये तो सब सीधे बोलते हैं कहीं कोई गड़बड़ी ही नहीं हुआ है, जबकि सारे प्रमाण लेकर के बच्चे लोग आ रहे हैं कि भाई ये प्रमाण है, धरना पर बैठे हुए हैं। अब मानने को ही तैयार नहीं, और बार बार आपके यहाँ गड़बड़ हो रहा है। वैसे एजेंसी को आप दे रहे हैं, जो लोग ब्लैक लिस्टेड है उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जेएमएम का आरोप है कि आप लोग के द्वारा प्रायोजित छात्र, अब उनको तो ऐसे ही लगेगा भाई, क्योंकि अगर कोई भी आवाज़ अगर किसी के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, फर्जीवाड़ा होता है, जो आवाज़ छात्र उठाते हैं तो हम उनके साथ तो खड़े होंगे ही। तो हम वो लोग हमारे साथ नहीं है, हम लोग वैसे लोगों के साथ हैं, वैसे छात्र नौजवानों के साथ जो हाँ सरकार को जो न्याय नहीं मिलता है सरकार से, तो अगर कोई लड़ रहा है उनके ऊपर लाठी कोई चला रहा है तो हम क्या करें, देखते रहे। सर कमलेश जी वापस बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी में भी काफी इसको लेकर असंतोष है। अरे थोड़े बहुत तो होते रहता है, नहीं आता है, कोई उत्साह में भी रहता है, लेकिन हमको असंतोष तो मुझे नहीं देखा है, सब जगह उत्साह है ऐसा। सर एक सवाल है, हाँ क्या? यूपी में एक मामला फिर से सामने आया है जहां सोनभद्र में एक आदिवासी युवक को पीटा गया और उसके ऊपर पेशाब किया गया। जहाँ भी कुछ भी गलत होगा वहाँ वो सरकार कार्रवाई करेगी। अब जब घोषणा पत्र की बात होगी तो उस समय घोषणा पत्र की बात करेंगे यार, अभी तो ये बात के लिए अब 3 को नहीं आया तो 4 को आ जाएगी, 4 को नहीं आएगा तो 5 को आ जाएगी, क्या चिंता कर रही? धन्यवाद। चुनाव घोषणा होने के पहले आ जाएगी, इतना तय है। ठीक है, धन्यवाद।
और धनबाद में कोयला चोरी पर बाबूलाल का बयान। हाईकोर्ट के फैसले का बाबूलाल मरांडी ने किया स्वागत। सरकारी संरक्षण में होती है कोयले की चोरी, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। दागी अफसर को चोर नहीं डकैत कह सकते हैं बाबूलाल। दागदार अफसर को धनबाद में पदस्थापित किया जाता है। धनबाद में कोयले की लूट चल रही है। कोयला चोरी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाईकोर्ट के फैसले का बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया है। सरकारी संरक्षण में कोयले की चोरी की बात कही है बाबूलाल मरांडी ने। और दागी अफसरों को चोर नहीं डकैत तक कहा जा सकता है, बाबूलाल मरांडी ये बात कह रहे हैं। सरकार के खिलाफ धनबाद में कोयला चोरी पर बाबूलाल का यह बड़ा बयान आया है सामने। बाबूलाल मरांडी का दावा, दागदार अफसर को धनबाद में पदस्थापित किया गया। धनबाद में कोयले की लूट चल रही है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार को दबाया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी ने अपील की है, दागदार अफसरों के खिलाफ दर्ज करें एफआईआर। क्या होगी एफआईआर दर्ज? 5 साल में राज्य को लूटा है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने। धनबाद में कोयला चोरी पर बाबूलाल का बड़ा बयान आया है। तो धनबाद में चल रही कोयले की लूट पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान आ गया है। पत्रकारों के लिए भी कह दिया है बाबूलाल मरांडी ने कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को सरकार जेल भेज देती है, आवाज दबाती है और दागदार अफसरों को मलाईदार जगहों पर पोस्टिंग दी जाती है। धनबाद में कोयला चोरी के पीछे सरकारी संरक्षण, बिना सरकारी संरक्षण के मंदिर से जूता चोरी नहीं हो सकता, एक कहावत है। हाईकोर्ट के फैसले का बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया। सरकारी संरक्षण में कोयला चोरी की बात कही है। दागी अफसरों को चोर नहीं डकैत कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने अपील की है हेमंत सोरेन से, दागदार अफसरों के खिलाफ दर्ज करें मुकदमा, एफआईआर दर्ज करें, सरकार भी अपने स्तर से जांच कराए। कोयले की लूट की बात आ रही है धनबाद में। धनबाद चर्चित है कोयला लूट के मामलों को लेकर, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि एक वरिष्ठ पत्रकार अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा कि धनबाद में कोयला चोरी हो रही है, साहब जांच करवाइए। और अब अदालत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 1,20,000 करोड़ की कोयला चोरी का मामला है। 1,20,000 करोड़ के कोयला चोरी के गंभीर आरोप हैं।
तो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने सिस्टम से परेशान होकर अदालत का दरवाजा ठकठकाया। अदालत ने जो आज आदेश दिया है वो स्वागत योग्य है। अब जांच होगा, जांच के बाद ये खुलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1,20,000 करोड़ की चोरी के आरोप है, कोयला चोरी का मामला है। इस मामले में भी हमने आपको दिखाया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिन अधिकारियों पर आरोप है, जिस अधिकारी पर आरोप है, वो पूर्व में भी काफी कुछ कर चुके हैं। हमारी सहयोगी रुचि उस वक्त मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार रुचि का रुख करते हैं। रुचि, बड़ा आरोप लगाया बाबूलाल मरांडी साहब ने, कह रहे हैं कि एक दागदार अफसर जिसने पलामू में एक बच्चे के पिता के अपहरण के मामले में जिस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ और उसके बाद आज तक उस बच्चे को उसका पिता नहीं मिला, बाद में कहीं हड्डियां मिली थी। बाबूलाल मरांडी साहब काफी अग्रेसिव भी रहे थे इस मामले को लेकर, लेकिन यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि उसके बाद धनबाद के एसएसपी, धनबाद में आरोप लगे कोयला चोरी के, अब दुमका के डीआईजी बनाए गए। प्रमोशन धनबाद में रहते हुए ही हो गया था, लेकिन मुझे लगता है 6 महीने से ज्यादा समय वो वहां पर काम करते रहे थे। रुचि, बिल्कुल अभिषेक, देखिए बाबूलाल मरांडी ने इससे पहले, देखिए जब ये मामला आया था संज्ञान में, उन्होंने मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्र लिख करके और संज्ञान लेने की बातें कही थी, लेकिन संज्ञान लेने के बजाय देखिए उनका स्थानांतरण किया जाता है, यानी कि धनबाद के एसएसपी बना दिए जाते हैं। और कई ऐसे साक्ष्य प्रमाण बाबूलाल मरांडी के पास आए थे, बावजूद इसके देखिए सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। जब पलामू का मामला आया था, देखिए इससे पहले करप्शन को लेकर के बाबूलाल मरांडी जो है वो लगातार मुखर रहे हैं। जहां तक बात रही कि धनबाद के उस समय तत्कालीन एसएसपी की बात है, तो बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और ये कहा था कि धड़ल्ले से कोयला चोरी हो रही है और सरकार के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में ये कार्य हो रहा है, और लेकिन सरकार संज्ञान लेने के बजाय जो है उनको वहीं रहने देती है, कोई मतलब अनसुना कर दिया जाता है अभिषेक। और यही वजह है कि देखिए आज जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, जब वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तब देखिए आज कहीं ना कहीं इंसाफ जो है, देर भले ही सही लेकिन दुरुस्त हुआ, इंसाफ मिला। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये आज साबित हुआ अभिषेक। और देखिए बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए पर्सनली जो है, व्यक्तिगत तौर पर जब न्यूज़ 11 से बात कर रहे थे, उन्होंने इसके लिए बधाई भी दी और कहा कि सत्य से ना हम डरे हैं, आगे भी हम इस तरह के करप्शन के अगेंस्ट में मामले उठाते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे। जहां तक बात रही अरूप चटर्जी जी की, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी करप्शन के खिलाफ जो है हमेशा से खड़े रहे हैं और आगे भी, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट में जाना, सिस्टम के अगेंस्ट में जा करके खबर चलाना कहीं ना कहीं उन्हें भी महंगा पड़ा था। और ऐसे में आज जब इंसाफ हुआ, जब सीबीआई जांच होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ऐसे में बाबूलाल मरांडी रुचि 2 बड़ी बातें कही बाबूलाल मरांडी साहब ने, 2 बड़ी बातें कही। एक बड़ी बात तो उन्होंने ये कह दी कि पत्रकारों की आवाज को भी दबाया जाता है। पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ बोले तो उसकी आवाज को दबाया जाता है, और जो लोग सुर में ताल मिलाएं, विज्ञापन के हलवे परोसे, उनको सर माथे बिठाया जाता है। तो ये एक अलग कहानी है पत्रकारों के साथ, यह पत्रकारों की यातना की कहानी है। लेकिन दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने अपील कर दी है हेमंत सोरेन से कि दागदार अफसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। आपको क्या लगता है, एक तरफ प्रोन्नति का तोहफा, नियुक्ति का वरदान, और अब प्राथमिकी दर्ज हो पाएगी, वो भी इतने कम समय में? संभावना दिख रही है, आशंका, असंभावना बोलना बेकार है, आशंका नजर आ रही है कि प्राथमिकी दर्ज होगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सही कहा आपने। बाबूलाल मरांडी ने अभी भी कहा कि मुख्यमंत्री के पास समय है, अगर चाहते हैं, वो सही हैं अपने जगह पर, तो अभी से उन दागदार अफसरों पर कार्रवाई करें, उन पर एफआईआर कम से कम दर्ज करें। लेकिन ये सरकार करेगी नहीं। बाबूलाल मरांडी को यह भी भरोसा है कि सरकार नहीं करेगी, चूंकि उन्हें जो है और बढ़ावा दिया जाता है वैसे करप्ट अधिकारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी, जो सत्ता के संरक्षण में, जो सत्ता के लिए कार्य करते हैं, वैसे अधिकारियों पर सरकार जो है उनको संरक्षण देने का लगातार कार्य कर रही है। और देखिए कई ऐसे उदाहरण बाबूलाल मरांडी के पास है। उन्होंने जो पत्र लिखे थे, उन्होंने कहा कि हमने पत्र भी लिखा था, लेकिन सरकार कोई कुछ संज्ञान नहीं उस समय नहीं ली थी। लेकिन आज भी मौका है, अगर आज संज्ञान लेना चाहे तो वो आज भी संज्ञान ले सकते हैं। देखिए बाबूलाल मरांडी ने लगातार पत्रकारों की बात आपने की कि जो पत्रकार सरकार के अगेंस्ट में, यानी कि सत्ता के अगेंस्ट में जाकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर खबर चलाते हैं,
तो किस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है। और विज्ञापन की जहां तक बात है तो विज्ञापन भी रोका जाता है, और ऐसे में कई पत्रकार जो है डर से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में खबर नहीं भी चला पाते हैं। तो कह सकते हैं कि उन पर भी दबाव बनाने का जो प्रयास है वो किया जाता रहा है, लेकिन आज ये साबित हो गया कि कभी झुकेंगे नहीं। जहां तक बात रही अरूप चटर्जी की, तो वो डटे रहे, डिगे रहे, और 9 महीने जो जेल का सफर है वो उन्होंने काटा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद जो है वो जरूर देना चाहेंगे, चूंकि सीबीआई जांच होगी तब अवश्य इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है, धनबाद के लिए कोयला चोरी कोई नया मामला नहीं है। हर पत्रकार यह जानता है कि धनबाद में धड़ल्ले से कोयला चोरी होता है, अखबारों के पन्ने रंगे होते हैं, मीडिया में भी चलता है। न्यूज 11 की अपनी एक खास अहमियत होती है कि न्यूज 11 जब खबरें चलाता है तो तथ्यों पर कस कर परख कर चलाता है। यही कारण है कि न्यूज 11 की आवाज को दबाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई, एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी अड़े रहे, लड़ते रहे, झुके नहीं। कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया। उनको, उनकी पत्नी को, अन्य लोगों को भी आरोपी बना दिया गया। फिर से कई बार इस तरीके के प्रयास किए गए, कई ऐसे मामले आए हैं। लेकिन जिस तरीके से आवाज को दबाकर और धड़ल्ले से जो चोरियां हो रही हैं, आज तो बाबूलाल मरांडी साहब ने कह दिया कि ये एक चोर नहीं है, इनको डकैत कहा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी ने खुले मंच से, यानी कि जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चोर नहीं, इन्हें डकैत कहा जाना चाहिए। चोर शब्द तो छोटा है, और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि चोर की 64 बुद्धि होती है और वो 64 बुद्धि लगा लेते हैं, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं जो फलाफल निकल कर सामने आता है, सत्य की विजय होती है। और ऐसे में देखिए एक बड़ा सवाल सिस्टम पर भी खड़ा होता है, प्रशासनिक अधिकारी पर, कि देखिए जब संरक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी कि वहाँ जब एसएसपी को ही इस कार्य के लिए लगाया जाता है, जब वहाँ धड़ल्ले से कोयला चोरी होती है और एक एसएसपी जो है उनकी संलिप्तता इसमें होती है, तो सवाल तो अवश्य खड़ा होता है अभिषेक। और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाकायदा जो है पत्र भी लिखा था, और लेकिन पत्र पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेने के बजाय जो है वो पत्रकार पर ही कार्रवाई करते हैं। जो पत्रकार ने खबर दिखाई उस पर कार्रवाई होती है। तो आज ये साबित हुआ कि अगर सरकार के अगेंस्ट में, अगर सत्ता के अगेंस्ट में जाकर के, धारा के विपरीत जाकर के अगर कोई कार्य करता है तो उस पर सरकार की नकेल कसी जाती है, और नकेल किस तरह से कसी जाती है वो आज जग जाहिर नहीं। लेकिन ये रुचि, ये देश हिंदुस्तान है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहां लोकतंत्र कहीं बुलंद रहेगा आखिरी वक्त तक, और न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। आप सारे दरवाजे बंद कर देंगे, बावजूद उसके कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा। मैं फिर दोहराऊंगा, आप सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। पत्थर वही चलाए जिसके खुद के घर शीशे के ना हो और जिसने खुद कभी कोई पाप ना किया हो। उसके बाद आप आरोप लगाइए, आप जेल भेजिए। ताकत है, इसका यह मतलब नहीं साहब कि जबरन ताकत का दुरुपयोग कीजिएगा, आवाज को कुचल दीजिएगा। बहुत धन्यवाद रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो एक शुरुआत हुई है, एक पहल कह सकते हैं आपकी, एक पहल हुई है, एक ऐलान हुआ है। अब सीबीआई को जांच करना है। सीबीआई को यह देखना है कि आखिर वो कौन लोग थे जो पहले पलामू में बालू से तेल निकाल लेते थे, बाद में कोयले का ऐसा काला खेल हुआ धनबाद में जो आज तक नहीं हुआ। धनबाद की जनता सड़क पर उतरी है, न जाने कितनी बार कोयला चोरी के विरुद्ध और बढ़ते अपराध के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। प्रिंस खान का नाम ले लीजिए, और अब तो जब सीबीआई खंगालेगी तो कई सारे मामले आएंगे, तथ्यों साक्ष्यों की खोज की जाएगी, उलझने कई लोगों की बढ़ेंगी, कई लोगों को माथे पे शिकन भी आएगी, और निश्चित तौर पर परेशानियों का तो दौरा बढ़ेगा, दायरा भी बढ़ेगा। देखना दिलचस्प होगा नजारा कैसा होता है, किसके लिए होता है, कितना गंभीर होता है। लेकिन जांच जब होगी तो जो सच है वो सामने आएगा, इसका विश्वास जरूर किया जा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।